नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मेरी तबीयत कैसी है। मेरी तबीयत ठीक है, और तबीयत ठीक है तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप सब लोगों की दुआएं हैं, भगवान का आशीर्वाद है, अभी मैं ठीक हूँ। तो आज मैं आपको कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बातें बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। एक कहावत है दोस्तों हरियाणा में कि जो हरियाणा है प्रधान अड़ कुछ भी हो सकता है ना ये कहावत। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि इस हरियाणा में कैसी कैसी हैरान कर देने वाली चीज़ें हुई हैं जिनका आपको पता नहीं है, मैं बताऊंगा। दोस्तों, सन 1999 की बात है। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था कारगिल युद्ध की छाया में। कारगिल का युद्ध हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, काम चलाऊ केयर टेकर। तो उस युद्ध की छाया में चुनाव हुआ, तो नेचुरली बात है कि युद्ध का प्रभाव था जनता के अंदर। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर चुनाव जीता, वैसा ही माहौल देश में था। अब हुआ क्या कि हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी और बीजेपी का गठबंधन था इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। दोनों ने 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ा। अब बीजेपी के पास तो 5 उम्मीदवार भी नहीं थे, सच बात तो ये है। तो उसने जो 5 उम्मीदवार उसको उतारने थे लोकसभा के चुनाव में, वो भी ओम प्रकाश चौटाला से उधार लिए थे। उसका एक एग्जाम्पल है किशन सिंह सांगवान, जो कि सोनीपत से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का आदमी। अब हैरान करने वाली चीज़ क्या हुई कि 10 की 10 सीटें गठबंधन जीत गया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 5 सीटें बीजेपी ने जीती और 5 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल ने जीती। और इस चुनाव में रोहतक सीट से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव हारे, जो लगातार 3 बार से देवीलाल को हरा रहे थे। और इस बार वो हारे कैप्टन इंदर सिंह से, जो कि एक अननोन फेस था। तो ये चीज़ें तो खैर नॉर्मल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि कांग्रेस को 35% से ज़्यादा वोट मिला, पर सीट एक भी नहीं मिली, 0। और इंडियन नेशनल लोकदल को 28% से कुछ ज़्यादा और बीजेपी को 8% से कुछ ज़्यादा वोट मिला, और दोनों को 5-5 लोकसभा की सीटें मिली। तो ऐसा कहीं होता है कि एक पार्टी को 8% से थोड़ा ज़्यादा वोट मिले और वो 5 लोकसभा की सीटें जीते? मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। और एक पार्टी को 35% से ज़्यादा वोट मिले, वो एक भी लोकसभा की सीट ना जीते? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। और एक पार्टी को 28 पॉइंट कुछ वोट मिले और वो 5 लोकसभा की सीटें जीते? मैं इंडियन नेशनल लोकदल की बात कर रहा हूँ। उसके कुछ दिन के बाद जब ये 10 की 10 सीटें जीत गया गठबंधन, तो ओम प्रकाश चौटाला ने विधानसभा भंग करके विधानसभा के भी चुनाव कराए, और फिर सेम परिणाम आया। उस चुनाव में भी इंडियन नेशनल लोकदल को 29 पॉइंट समथिंग वोट मिला और सीटें मिली 47। और भाजपा को फिर 8% वोट मिला और सीटें मिली 6। और कांग्रेस को फिर 35% से ज़्यादा वोट मिला और सीटें कितनी मिली? वो अपोजिशन में बैठने लायक पार्टी बन गई। तो ये था 1999 और 2000 के चुनाव का रिजल्ट। अब आप कहेंगे कि ये सारी बातें आज बताने का क्या मतलब है? ये सारी बातें बताने का आज ये मतलब है दोस्तों कि आज इंडियन नेशनल लोकदल को तोड़कर एक पार्टी बनी थी जेजेपी। वो आज के दिन बनी थी 2018 में।
आज ही का वो दिन था जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो कि हरियाणा की एक प्रमुख पार्टी थी, इसकी हरियाणा में कई बार सरकार बनी, 3 बार अपने दम पर सरकार बनी, और वैसे तो जोड़ तोड़ से तो कई बार बनी, उस पार्टी का अंत किया जननायक जनता पार्टी ने। यानी कि घर में आग लगी घर के चिराग से। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने उसका स्थापना दिवस आज से 2 दिन पहले ही मना लिया, 7 तारीख को, क्योंकि संडे था, छुट्टी का दिन था, भीड़ जुटानी थी। वो भीड़ क्या थी, उसी के कार्यकर्ता थे सारे, कुर्सियां भरनी थी और ये दिखाना था कि हम फिर से वापस मैदान में आ गए हैं, हम जिंदा हो गए हैं। लेकिन जिंदा हुए नहीं हैं, हालत बहुत ही ख़राब है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक उभरता हुआ नेता जिसका नाम दुष्यंत चौटाला था, वो कैसे ट्रैप में फंसा भाजपा के, और कैसे उसकी राजनीति शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। ये आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। और उसने एक जमी जमाई पार्टी जो हरियाणा की राजनीति में थी, उस पार्टी का अंत किया, और फिर खुद अपनी पार्टी को भी कैसे उसने ख़त्म कर दिया। तो ये सब आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। जननायक जनता पार्टी जब बनी थी 2 महीने पहले चुनाव से, और 2 महीने में ही उसको 10 विधानसभा की सीट और 15% से अधिक वोट मिला था। और ये सारी सीटें और वोट उसको हिसार, सिरसा, जींद, भिवानी, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल का परंपरागत इलाका था, वहाँ से मिला। और उस पार्टी को जनता ने 2 महीने के अंदर ही 15% वोट दिया, 10 सीटें दी। क्योंकि उसके पीछे का कारण ये था कि उनको दुष्यंत चौटाला के अंदर अपने पुराने नेता देवीलाल जैसी छवि नज़र आती थी। वही कद काठी, वही लंबा कद, वैसी शकल सूरत। कभी ताऊ देवीलाल का आप जवानी का फोटो देखना, बिल्कुल ऐसा ही जैसा दुष्यंत चौटाला, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसी शक्ल। तो 10 सीटें आने के बाद में दुष्यंत चौटाला के एक गलत डिसीजन ने सब कुछ तबाह कर दिया। ना उनकी पार्टी बची और ना ही लोकदल बची, और इन दोनों ही पार्टियों का वोट मर्ज हो गया बीजेपी और कांग्रेस के अंदर। वो गलत डिसीजन क्या था? वो गलत डिसीजन था सत्ता के नज़दीक जाना। उस समय जब भाजपा ने ये ट्रैप फेंका दुष्यंत के ऊपर, और उस ट्रैप में दुष्यंत फंस गया और भाजपा के साथ चला गया और उप मुख्यमंत्री का पद ले लिया। यही गलती थी जिसकी वजह से आज वो 0 से भी डबल 0 हो गया। इस विधानसभा चुनाव में उसको 1% वोट भी नहीं मिला, और वो 5वें नंबर पर आया, उसी उचाना सीट से जहाँ से कभी वो रिकॉर्ड 50,000 वोटों से चुनाव जीतता था। तो वो अपनी जब स्थापना दिवस उसने परसों मनाया, तो अपनी मजबूरियां गिना रहा था जनता को। वो जनता को ये बता रहा था कि अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरी पार्टी टूट जाती, और जो 7 विधायक भागे बाद में, वो पहले ही भाग जाते। बात भी सच है, 7 विधायक भाग गए थे। वो अनूप धानक भी भाग गया था, जिसको मंत्री बनाया था। खाली अमरजीत ढांडा और माँ बेटा, ये 3 विधायक बचे थे पार्टी में। तो मैं दुष्यंत चौटाला को एक ही बात कहूँगा कि बेशक भाग जाते, सारे भाग जाते, खाली दुष्यंत बचता, तो भी उसकी राजनीति ख़त्म नहीं होनी थी। कैसे वो मैं अभी बताता हूँ। आदमी को जो भूतकाल है उससे सीखना चाहिए। दुष्यंत चौटाला का परदादा देवीलाल था, 1966 में हरियाणा बना, 1977 में देवीलाल सत्ता में आया, जनता पार्टी की सरकार बनी, 75 सीटें जीती। उसी की पार्टी का एक एमएलए था भजन लाल, उसको मंत्री भी बनाया था देवीलाल ने। 2 साल बाद 1979 में वो पूरी सरकार को लेकर पूरी की पूरी सरकार को लेकर कांग्रेस में शामिल हो गया। ये दुष्यंत चौटाला तो अपने 7 एमएलए की बात कर रहा है कि 10 में से मेरे 7 एमएलए भाग गए, अगर मैं भाजपा के साथ नहीं जाता तो ये 7 एमएलए तभी भाग जाते।
मैं बात बता रहा हूँ, चौधरी देवीलाल की पूरी सरकार ही भाग गई थी, मगर चौधरी देवीलाल कांग्रेस के आगे नहीं झुके। उसके बाद में 1982 के चुनाव में फिर बहुमत देवीलाल के पास था, मगर फिर भी इंदिरा गांधी ने सरकार नहीं बनने दी। गवर्नर को बोल के भजनलाल को ज़बरदस्ती सीएम बना दिया। फिर भी देवीलाल अपने रास्ते पर डटे रहे, संघर्ष का रास्ता। और उसके बाद 10 साल के संघर्ष या 7-8 साल के संघर्ष के बाद उसी हरियाणा की जनता ने ताऊ देवीलाल को 90 में से 85 सीटें जिताकर सर माथे पर बैठाया। तो आदमी को हमेशा संघर्ष का रास्ता चुनना चाहिए। अगर ये दुष्यंत चौटाला उस टाइम पे विपक्ष में बैठता, बीजेपी के साथ नहीं जाता, संघर्ष का रास्ता चुनता, पुलिस की लाठियां खाता, जेल में जाता, तो आज हरियाणा के अंदर ये एक मजबूत विकल्प होता भारतीय जनता पार्टी का। और खाली उसी जगह नहीं, जींद, हिसार, सिरसा, भिवानी के इलाके में नहीं, रोहतक, सोनीपत में भी इसकी रेलिवेंस बढ़ती। लेकिन जब ये सत्ता के करीब गया, उप मुख्यमंत्री बना, उसके बाद भी जब किसान आंदोलन हुआ ना, अगर ये ठोकर मार देता डिप्टी सीएम के पद को और आके किसानों के साथ बैठ जाता तो आज ये नेता होता। लेकिन इसने सुविधा का रास्ता चुना। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, उसके बाद आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। दिल्ली के अंदर अन्ना का आंदोलन चला। अरविंद केजरीवाल को उससे पहले कोई भी नहीं जानता था। अन्ना के आंदोलन में उसको लोग जानने लगे कि ये केजरीवाल है। 2013 में विधानसभा का चुनाव हुआ, 28 सीट आई अरविंद केजरीवाल की। बीजेपी के पास 31 एमएलए थे, कांग्रेस के पास 8 एमएलए थे, 3 निर्दलीय थे। तो अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने ऑफर दी कि आप हमारे साथ आओ, डिप्टी सीएम बनो। अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया। फिर कांग्रेस ने समर्थन दे के सीएम बना दिया। अरविंद केजरीवाल ने देखा ये सरकार चलेगी नहीं, उसने 49 दिन में इस्तीफा दे दिया और फिर सड़क पे आ गया। 2015 के चुनाव में उसी जनता ने, जिसने 28 सीट दी थी ना, उसने उसको 70 में से 67 सीटें दी, क्योंकि उसने सड़क का रास्ता चुना। अगर वो भी लालच में आके बीजेपी की सरकार में डिप्टी सीएम बन जाता तो आज ख़त्म हो जाता। और फिर उसने 10 साल दिल्ली को रूल किया। तो यही चीज़ अगर दुष्यंत कर लेता उस टाइम, चलो डिप्टी सीएम बन गया था, लेकिन किसान आंदोलन शुरू होते ही अगर पद छोड़ देता तो आज लीडर होता। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी जी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों का आर्थिक सहयोग मुझे लगातार मिल रहा है और उससे मैं बहुत ही अपने आप को मजबूत महसूस करता हूं। जो भाई आर्थिक सहयोग करना चाहें वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। और जिसकी जितनी श्रद्धा हो वो अपना आर्थिक सहयोग हमको दें। जिन भाइयों ने मेरे को डबल डिजिट में आर्थिक सहयोग दिया है उनके नाम मैं अभी आपको बताता हूँ। अन्नू संधू 1000 रुपये, शमशेर सिंह 1100 रुपये, अशोक चौधरी 2000 रुपये, प्रहलाद सिंह 1000 रुपये, रमेश मलिक 1100 रुपये, दीपक सोलंकी 1100 रुपये। तो और बहुत लंबी लिस्ट है, पूरी बताने में काफ़ी समय लग जाएगा। जिस भाई की जैसी भी इच्छा हो, जैसी भी श्रद्धा हो, वो हमको आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपका आर्थिक सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार भाइयों।